नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पिछले कुछ दिनों से AMCA यानी इंडिया के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम को लेकर डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न और डिस्कशन चल रहा है और वजह बनी है एक खबर जिसमें क्लेम किया गया है कि दशकों से इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन रही HAL को AMCA प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है और उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आगे निकल चुकी हैं, जो कि कल की न्यूज़ में ही मैंने डिस्कस किया था। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम, L&T और भारत फोर्ज के कंसोर्टियम्स को AMCA के लिए फाइनलिस्ट माना जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टेक्निकल एवोल्यूशन के बाद HAL इस शॉर्टलिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाई और ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन ज़्यादातर HAL के हाथों में ही रहा है। AMCA प्रोग्राम को लीड कर रही ADA ने कुछ समय पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था। इसका पर्पज़ ये देखना था कि कौन कौन सी इंडियन कंपनीज स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रोटोटाइप से लेकर मास प्रोडक्शन तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इसमें एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के साथ साथ एडवांस एवियोनिक्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, फ्लाइट टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और फ्यूचर स्केलेबिलिटी जैसे एरियाज भी शामिल थे। टोटल 7 एंटिटीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन टेक्निकल स्क्रूटनी के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 3 प्राइवेट ग्रुप्स ही फाइनल हुए हैं। यहीं से नैरेटिव बना कि HAL बाहर हो चुकी है और गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर को लीड रोल देने की तैयारी में है। लेकिन जैसे ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आई, HAL ने खुद सामने आकर अपना पक्ष रखा है। HAL ने साफ कहा है कि उसे DRDO या ADA की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिली है जिसमें ये कहा गया हो कि AMCA प्रोग्राम में उसकी रोल बदल दी गई है या उसे बाहर कर दिया गया है। और HAL का कहना है कि जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जाता तब तक मीडिया रिपोर्ट्स को स्पेकुलेशन ही माना जाना चाहिए। और HAL ने यह भी साफ किया कि वो इस वक्त कई और बड़े प्रोग्राम्स पर काम कर रही है, जैसे LCA तेजस MK2, इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और कैट्स वॉरियर जैसे प्रोग्राम्स। ये सारे प्रोग्राम्स फ्यूचर ओरिएंटेड हैं और 2032 के बाद प्रोडक्शन फेज में जाने वाले हैं। HAL ने यह भी याद दिलाया कि उसका कंफर्म ऑर्डर बुक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले कई सालों तक प्रोडक्शन पाइपलाइन सिक्योर है। असल में डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ कन्फ्यूज़न टर्मिनोलॉजी और प्रोसेस की वजह से पैदा हुई है। AMCA के लिए जो भी कंपनी या कंसोर्टियम चुना जाएगा उसे पहले 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स बनाने होंगे। इसके लिए सरकार पहले ही लगभग 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुकी है। फाइनल सिलेक्शन अभी होना बाकी है और ऑफिशियल्स के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये भी समझना जरूरी है कि HAL पूरी तरह बाहर हो गई है, ऐसा ऑफिशियली कहीं भी नहीं कहा गया है और हो सकता है कि HAL फ्यूचर फेजेस में किसी अलग रोल में शामिल हो या प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन के किसी हिस्से में उसकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल भी किया जाए। लेकिन इतना साफ है कि गवर्नमेंट अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा सीरियसली पुश कर रही है। फिलहाल HAL का स्टैंड सीधा और साफ है कि जब तक DRDO या ADA ऑफिशियली कुछ नहीं कहती तब तक वो खुद को AMCA रेस से बाहर नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर पहले से खुद को फ्यूचर रेडी साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। तो अब वेट करते हैं और आने वाले महीनों में फाइनल डिसीजन सबके सामने आ ही जाएगा। अगली खबर की बात करें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में DRDO ने एक और बड़ा काम कर दिखाया है। 3 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया गया। ये वही टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का बेस बनने वाली है। इस टेस्ट के बाद इंडिया उन सिलेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में आ गया है जिनके पास SFDR टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है मिसाइल को लंबी रेंज तक लगातार थ्रस्ट के साथ सुपरसोनिक स्पीड पर टारगेट को चेस कर सकती है। टेस्ट के दौरान मिसाइल के सभी क्रिटिकल सिस्टम, बूस्टर, रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर ने बिल्कुल एक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म किया। SFDR टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिसाइल पूरी फ्लाइट के दौरान फास्ट रहती है। इससे एनिमी फाइटर जेट के लिए बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया फ्यूचर में 300 से 400 किलोमीटर रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करेगा। ये टेक्नोलॉजी डायरेक्टली अस्त्र MK3 मिसाइल से जुड़ी हुई है, जिसे चाइना की PL-17 लॉन्ग रेंज मिसाइल का काउंटर भी माना जा रहा है। यानी SFDR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल वॉरफेयर में वही इम्पैक्ट ला सकती है जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट एयर कॉम्बैट में ला सकता है। अगली खबर की बात करें तो DRDO के चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने कंफर्म किया है कि LRASHM
यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल पर काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ये सिर्फ नेवी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इंडियन आर्मी ने भी इस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया है और साथ ही इसका लैंड अटैक वर्जन भी डेवलपमेंट रोडमैप का हिस्सा बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब LRASHM को ब्रह्मोस से कंपेयर किया गया तो DRDO चीफ ने सीधा कह दिया कि ये मिसाइल ज़्यादा फास्ट होगी और ज़्यादा दूर तक मार कर सकेगी। यानी जो काम आज ब्रह्मोस करती है LRASHM उससे भी ज़्यादा स्पीड और रेंज के साथ करेगी। ज़्यादा स्पीड का मतलब दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलेगा और ज़्यादा रेंज का मतलब ये है कि इंडियन फोर्सेस बिना अपने शिप्स या लॉन्च प्लेटफॉर्म को डेंजर में डाले काफ़ी दूर से ही टारगेट को हिट कर सकेंगे। ये कैपेबिलिटी स्पेशली समुद्र के कॉन्टेस्टेड एरियाज में गेम चेंजर बन सकती है। DRDO यहाँ एंटी शिप मिसाइल पर ही नहीं रुक रहा बल्कि लैंड अटैक वेरिएंट पर भी काम शुरू हो चुका है, जिससे एक ही मिसाइल फैमिली फ्यूचर में शिप्स, कोस्टल टारगेट और स्ट्रेटेजिक लैंड टारगेट्स सबको हिट कर सकेगी। एयर लॉन्च्ड वर्जन भी प्लान में है, लेकिन पहले लैंड और सी बेस्ड वेरिएंट कंप्लीट किए जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो आर्मेनिया ने इंडिया के साथ टॉक्स शुरू की हैं ताकि वो अस्त्र मिसाइल को अपनी एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर कर सकें। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली कंफर्म किया था कि मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अस्त्र MK1 मिसाइल ऑपरेशनली डिप्लॉय की गई थी। अब DRDO ने यह भी बता दिया है कि अस्त्र MK1 का अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर की जाएगी। इस वेरिएंट में आर्मेनिया को मिसाइल मिलने की संभावना है अगर डील टाइम पर फाइनल हो गई तब। आर्मेनिया के पास Su-30SM फाइटर जेट्स हैं जो डिजाइन और एवियोनिक्स के मामले में इंडिया के Su-30 MKI से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसी वजह से अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन आर्मेनिया के जेट्स पर कंपेरेटिवली ईजी माना जा रहा है। जो काम इंडिया ने पहले ही कर लिया है उसका फायदा अब आर्मेनिया को मिल सकता है। अगर डील कंप्लीट होती है तो अस्त्र इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट जर्नी का एक और सॉलिड माइलस्टोन बन सकती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।